Morning student, in the previous class we have already started the chapter and the name of the chapter was the Great Uprising. In this we have already discussed about the various causes of the revolt of 1857, social cause, political cause, है ना, और we have discussed about immediate cause and how this revolt was suppressed, कैसे revolt को खत्म किया ब्रिटिशर्स ने, ये सारी चीजें we have discussed. Now we will discuss why the uprising failed. ये revolt जो है क्यों खत्म हुआ? What was the reason? तो पहला reason था revolt did not spread to all parts of the country. Country के सारे parts में revolt नहीं फैला. Nor was it supported by all group and section of the society. पूरे group और section जो society को उन्होंने भी इसको support नहीं किया. Many refused to have the rebels. जो rebels थे, जो जिन्होंने आंदोलन किया, उन लोगों को भी बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया. उसके बजाय they helped the British to suppress the revolt. रिवोल्ट को खत्म करने के लिए ब्रिटिश का हेल्प किया, लेकिन उनको हेल्प रिबेल्स को नहीं किया. तो ये पहला रीजन था कि रिवोल्ट फेल हो गया. सेकेंड, रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली. बराबर से ऑर्गेनाइज नहीं था. रिवोल्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस वर नॉट कोऑर्डिनेटेड. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है. मेरठ और बिहार में क्या चल रहा है लोगों को पता नहीं है. मेरठ के लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम. कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था. रिवोल्ट तो था लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था. प्रॉपर आइडियोलॉजी भी नहीं थी, कोई प्लानिंग भी नहीं था, कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाया गया. तो दूसरा रीजन ये था. तीसरा था लीडरशिप वाज वीक. लीडरशिप वीक था, कमजोर था. जो लीडर्स थे वो पावरफुल नहीं थे. उन्होंने बराबर से लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं किया. इस रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज नहीं किया. बहुत लोगों ने तो सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि उन्हें अपनी जो टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर में गई है उसे अपने कब्जे में करना था. पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी बहुत लोगों ने ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया. Now fourth reason, the rebels were short of weapons and finance. जो rebels थे उनके पास weapons भी नहीं थे, कम थे, और फाइनेंस यानी कोई फाइनेंस या कोई मनी से हेल्प करने के लिए उनके पास कोई नहीं था. क्योंकि जो राजा इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनके पास तो टेरिटरी भी नहीं थी, तो वो कहाँ से हेल्प करेंगे इस रिवोल्ट में फाइनेंशियल. तो यही रीजन था कि रिवोल्ट फेल हो गया. और कंपनी की जो आर्मी थे वो तो बहुत पावरफुल थे क्योंकि वो मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे थे, इसलिए रेवोल्यूशन जो है वो फेल हो गया. नाउ ब्रिटिश हिस्टोरियन ने क्या किया? ब्रिटिश हिस्टोरियंस रिफर इट टू सिपॉय म्यूटिनी. उन्होंने हिस्ट्री में लिखा ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कि ये एक सिपॉय म्यूटिनी था, है ना, एक इंडियन सिपाही का रिवोल्ट था अपने ऑफिसर्स के खिलाफ. लेकिन सही रीजन तो उन्होंने बताया ही नहीं. इसको छोटा सा सिपॉय म्यूटिनी बता के हिस्टोरियंस ने इस रिवॉल्यूशन को डाउन करने की कोशिश की. ठीक है, मतलब इसको कम माना गया. ये नहीं बताया कि क्या रीजन था कि लोगों ने रिवोल्ट किया. ठीक है, द रिवोल्ट डिड बिगैन एज अ म्यूटिनी. भले ही रिवोल्ट म्यूटिनी से स्टार्ट हुआ और सिपॉय, ठीक है, लेकिन बट इट सून was supported by the people from all section of the society. सारे सेक्शन जो सोसाइटी के मोस्टली सब लोगों ने कोशिश की इस रिवोल्ट को सपोर्ट करने के लिए. क्लियर है? नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिसंस एंड पीसेंट और आर्टिसंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. धीरे धीरे वाइडली स्प्रेड हो गया. ठीक है. द अपराइजिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो था इस रिवोल्ट का वो था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी. हिंदू मुस्लिम यूनाइट करके एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. फिर आफ्टर द अपराइजिंग, या अपराइजिंग के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया अंडरवेंट मैनी या मेजर चेंजेस. बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज में. आफ्टर 1858 all the changes were made to strengthen
द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश को पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पॉलिसीज बनाए गए और प्रिवेंट सच रिवोल्ट इन फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, ये भी ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाई गई। सम पॉलिसीज वी विल डिस्कस। फर्स्ट, इन अगस्त 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट बाय विच रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। एक पॉलिसी पास किया गया पार्लियामेंट में, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। एक्ट वाज ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू क्राउन। ये एक्ट में सारा पावर जो है क्राउन को दे दिया, यानी क्वीन को दे दिया। सेकेंड, अ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड। मिनिस्टर जो ब्रिटिश कैबिनेट से अपॉइंट किए गए टू मैनेज द अफेयर्स इन इंडिया, ताकि जो इंडिया में अफेयर्स जो चल रहे चीजें उसको मैनेज कर सके। एंड ही वाज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया। He was assisted by advisory body, और उनको हेल्प करने के लिए कुछ एडवाइजरी बॉडीज भी थे, एंड they were called Indian Council। ठीक है। Now third policy, the government of India would be headed by Governor General। जो गवर्नमेंट था इंडिया का उसका हेड होगा गवर्नर जनरल। He was appointed by the Crown, क्वीन ने उसे अपॉइंट किया। He was given the title Viceroy, उन्हें वाइसरॉय का टाइटल भी दिया गया। He had legislative and executive council, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तो हेल्प किया ही, साथ में एंड रिपोर्ट टू सेक्रेटरी स्टेट इन इंग्लैंड। सेक्रेटरी स्टेट जो इंग्लैंड में बैठे थे उनको भी सारी जानकारी दी। नाउ थर्ड, क्वीन विक्टोरिया assured the ruler of princely state that the government would not annex the territories। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेगी। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया ने बोलते हैं ना संतावना दिया, एक तरह से प्रॉमिस किया इंडियन रूलर्स को कि उनकी जो राज्य है ब्रिटिश नहीं छीनेगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसे हटा दिया गया। नाउ फोर्थ वन, क्वीन प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफियर इन सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ। सोसाइटी से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड किसी भी चीजों में वो इंटरफियर नहीं करेंगे। अब तो जान बच गया, अब वेलफेयर के लिए भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी सोशली वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यानी कोई अच्छा काम सोसाइटी के लिए भी वो नहीं करेंगे, उनकी जान बच गई ब्रिटिशर्स की। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज ब्रिटिश बिगैन टू फॉलो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब उन्होंने एक नया पॉलिसी स्टार्ट किया, दैट वाज डिवाइड एंड रूल, यानी सबको अलग कर दो हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर और राज्य को, क्योंकि एक साथ लोग रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे। इनकी पावर को खत्म करो, कैसे? इन लोगों को अलग करके। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया। नाउ देयर वर चेंजेस इन आर्मी में भी चेंजेस किए गए। द आर्मीज वर रीऑर्गेनाइज्ड टू प्रिवेंट एनी रिवोल्ट। रेशियो ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स टू इंडियन इंक्रीज। अब यूरोपियन सोल्जर्स ज्यादा इंक्रीज किए गए। हायर पोजीशंस वर नॉट गिवन टू यूरोपियंस। यूरोपियंस को हायर पोजीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यूरोपियंस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल एंड नॉन मार्शल स्टेटस वाज क्रिएटेड। मार्शल स्टेटस क्या था? मार्शल स्टेटस वो था जिसमें वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया था रिवोल्ट को खत्म करने के लिए, जैसे कि सिख, पठान्स एंड गुरखास। दे वर गिवन मार्शल स्टेटस। और दूसरा है नॉन मार्शल स्टेटस, were given to those जहां पर सबसे ज्यादा जिस एरिया में रिवोल्ट हुआ था, है ना, तो वो नॉन मार्शल स्टेटस में आ गए, तो उनको आर्मी में भर्ती भी नहीं लिया गया। और वो कौन से स्टेट के लोग थे? अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, दिस टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फेलियर ऑफ अपराइजिंग, है ना। अपराइजिंग के बाद क्या पॉलिसीज बनाए गए और चेंजेस इन आर्मी। ठीक है, that's all from this chapter। ये चैप्टर 1 में खत्म होता है। If you have any kind of doubt, you can contact me. Thank you.